हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो कि 1919 से शुरू हुआ, 1947 में समाप्त हुआ। आज ये इस टॉपिक की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी है। पहली वीडियो में हमने गांधी युग के स्टार्टिंग की बात की थी। दूसरी वीडियो में हमने रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के बारे में बात की थी। और आज ये तीसरी वीडियो रहेगी। और आज के दिन हम इस टॉपिक के अंदर जो हम इसका सब टॉपिक लेके चलेंगे वो है असहयोग आंदोलन। यानी मेन जो लेसन है, लेसन का नाम तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और इस लेसन का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन। हम असहयोग आंदोलन की प्रगति को, असहयोग आंदोलन की असफलता को, उसके महत्व को, सभी को इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही डियर स्टूडेंट, आपको बता देते हैं हम ये वीडियो बना रहे हैं रीट भर्ती परीक्षा के लिए। रीट भर्ती परीक्षा, रीट लेवल 2 SST के लिए। हालांकि ये जो मेन टारगेट है, हमने रीट भर्ती परीक्षा को लिया है, लेकिन जितनी भी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी आधुनिक भारत सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, चाहे वो RS की परीक्षा है, चाहे IAS प्री की परीक्षा है, पटवार की परीक्षा है, SSC की, रेलवे की परीक्षाएं हैं, तो उन सब के अंदर भी ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। यानी आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो रीट भर्ती परीक्षा है, रीट लेवल 2 SST का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं आज की वीडियो में असहयोग आंदोलन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, हमने बाकी जो वीडियो बनाई थी, दोनों वीडियो, तो उसके अंदर हमने चर्चा की थी, याद करो, रोल्ट एक्ट की चर्चा की थी। रोल्ट एक्ट, उसके बाद में चर्चा की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, और उसके बाद में हमने चर्चा की थी खिलाफत आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन जो है वो किस तरह से शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि गांधी जी पहले सहयोगी हुआ करते थे, किसके? अंग्रेज़ों के, और बाद में वो किस तरह से असहयोगी बन जाते हैं। क्योंकि असहयोग आंदोलन शुरू किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पहले अंग्रेज़ों का सहयोगी था और बाद में असहयोगी हो जाता है। और किस तरह से होता है वो, ये तीन घटनाएं मेन जिम्मेदार है। पहली रोल्ट एक्ट, दूसरी जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरी खिलाफत आंदोलन। इन तीनों घटनाओं ने एक तरीके से गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने रोल्ट एक्ट, पंजाब की गलतियों को ठीक नहीं करना, मुसलमानों को दिए गए वचनों का पालन नहीं करना आदि घटनाओं ने महात्मा गांधी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। अब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन चलाया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार किया तो गांधी जी को कोर्ट में पूछा गया, न्यायालय में पूछा गया कि बताइए ऐसा क्या रीज़न था कि आप पहले हमारे सहयोगी हुआ करते थे और अब असहयोगी बन चुके हो। तो उन्होंने क्या बताया? पहला रीज़न बताया, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट रीज़न रोल्ट एक्ट से संबंधित है। मुझे, गांधी जी बोल रहे हैं, मुझे सर्वप्रथम आघात रोल्ट एक्ट से लगा, जिसका निर्माण जनता की स्वाधीनता का अपहरण करने के लिए किया गया था। मुझे अपनी अंतरात्मा की ओर से प्रेरणा मिली कि इसके विरुद्ध मुझे आंदोलन करना चाहिए। दूसरी जो बात बोल रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बोल रहे हैं। तदंतर मेरे समक्ष पंजाब के अत्याचारों का नगन तांडव उपस्थित हुआ। जलियांवाला बाग का कत्लेआम, निर्दोष व्यक्तियों को पेट के बल चलने का आदेश, खुलेआम कोड़े लगाना तथा इस प्रकार अन्य अपमानजनक तिरस्कृत अत्याचारों ने मेरे हृदय में एक विद्रोह की ज्वाला उत्पन्न कर दी। और उसके बाद में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन और मोंटफोर्ट सुधार के बारे में भी चर्चा की। गांधी जी ने कहा, मुझे मोंटफोर्ट सुधार भी भारत में आर्थिक शोषण तथा दासता को स्थायी रखने के साधन एवं उपाय मात्र प्रतीत हुए। और खिलाफत आंदोलन ने मुझे झकझोर के रख दिया। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि ये बड़े रीजन थे जिन्होंने एक तरीके से गांधी जी को स्वतः ही सहयोगी से क्या बना दिया? असहयोगी बना दिया। और गांधी जी एक आंदोलन चलाते हैं जो एक बहुत बड़ा आंदोलन है, नाम है असहयोग आंदोलन। अब जब क्लियर हो चुका था महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों की धृष्टतापूर्ण रवैये की पूरी जानकारी हो चुकी थी, तब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध हमें असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया और भारतीय मुसलमान भी गांधी जी के साथ हो चुके थे। अब बात है सितंबर 1920 की। सितंबर 1920 की बात है और जगह थी कलकत्ता।
अब कलकत्ता में ये अधिवेशन हो रहा है। कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का कब हो रहा है? ये सितंबर 1920। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किस अधिवेशन में शुरू हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन। और कब शुरू हुआ था? सितंबर 1920। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। वो कार्यक्रम क्या था हम बता देते हैं आपको। नंबर 1, उसमें मतलब हम 7 बिंदु लेके चलने वाले हैं। पहला बिंदु था सरकारी उपाधियां व अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए तथा जिन संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए वे इस्तीफा दे दें। मतलब पहला जो टारगेट था गांधी जी का वो ये था कि आप जितनी उपाधियाँ लौटा दो और अवैतनिक पदों को छोड़ दो और जिन संस्थाओं में लोग जो नाम एंट्री किए वो उनसे इस्तीफा दे दें। ये कार्यक्रम चल रहा है किसका? असहयोग आंदोलन का। दूसरा बिंदु, 7 बिंदु बताऊंगा कि इसमें गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन 1920 सितंबर के अंदर क्या डिसाइड किया था। तो नंबर 1 पता लग चुका है। नंबर 2, सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले अन्य सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग न लें, यानी उनका बहिष्कार कर दें। नंबर 3, सरकारी तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए तथा भारतीय छात्रों को शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना की जाए। मतलब जो राष्ट्रीय विद्यापीठ जितने भी गठित हुई थी वो इसी असहयोग आंदोलन की देन थी। नंबर 4, चौथा पॉइंट क्या रखा गया? वकीलों व मुवक्किलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया जाए तथा आपसी झगड़ों के लिए पंचायती अदालतें स्थापित की जाए। मतलब पंचायती अदालतों का जो गठन है वो यहीं से शुरू होता है। 5 नंबर पॉइंट, काउंसिलों के चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लें। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े तो उसे वोट ना दे, मतदाता उसे वोट ना दे। नंबर 6, सैनिकों, क्लर्कों तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने से इनकार कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय सैनिकों को दूसरी जगह ले जाया जाता तो ये सारे मना कर दें। और 7वां और बड़ी बात थी, विदेशी माल और विदेशी शराब का बहिष्कार किया जाए। तो ये 7 बड़े पॉइंट रखे गए थे। कब? सितंबर 1920 जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया था, विशेष अधिवेशन, और जिसमें डिसाइड किया गया था असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। देखिए गांधी जी के इस प्रस्ताव का जहां कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ तत्कालीन नेताओं ने इसका विरोध भी किया। और देखिए क्या था, किन किन ने विरोध किया। तो गांधी जी के इस प्रस्ताव का जो विरोध कर रहे हैं सबसे पहले हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये 2 रुपये का सिक्का जिस पर हमने देशबंधु चित्तरंजन दास की फ़ोटो देखी होगी, ये है उनकी पिक। इसके अलावा ये जो पिक है मदन मोहन मालवीय की पिक है, मदन मोहन मालवीय। और इसके अलावा ये पिक आप देख पा रहे हो श्रीमती एनी बेसेंट। ये आप श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में कुछ बातें लिखी हुई आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो इन 3 का नाम प्रथम रूप से आता है किस किस का? नंबर 1 देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और आरोप लगाया कि जो ये कार्यक्रम है सारा कार्यक्रम का झुकाव एक तंत्र और व्यक्तिगत सत्ता की ओर है। और वहीं कुछ लोगों ने इस चीज़ का समर्थन भी किया, महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन करने वालों में कौन कौन है? तो समर्थन करने वालों में है सबसे पहले नाम आता है मोतीलाल नेहरू। आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा हमने जो बात की थी पिछले वीडियो के अंदर अली बंधुओं की, अली बंधु ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, मौलाना मोहम्मद अली तथा शौकत अली जौहर। तो मौलाना ये जो अली बंधु हैं इन्होंने समर्थन किया और समर्थन करके ये जो प्रस्ताव है पास करवा लिया। मतलब ये प्रस्ताव जो था असहयोग आंदोलन का, ये प्रस्ताव एक तरीके से पास हो चुका है। और ये पास किसने करवाया, किसका सहयोग दिया? मोतीलाल नेहरू ने सहयोग दिया और अली बंधुओं ने सहयोग दिया और प्रस्ताव पास करवा लिया। अब महात्मा गांधी और अली बंधुओं ने सारे देश का दौरा करके इस असहयोग आंदोलन के पक्ष में वातावरण पूरे देश में तैयार कर लिया और अधिकांश प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। अब बात है दिसंबर की, दिसंबर 1920 की बात है। और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है नागपुर में। वो विशेष अधिवेशन हुआ था, वो तो कब हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता में। ये वार्षिक अधिवेशन हो रहा है दिसंबर 1920 में, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें असहयोग
के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई और इसमें 3 बातें और जोड़ दी गई। मेन का इस कार्यक्रम जो है असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम था, उसमें 3 बातें और जोड़ दी गई। वो 3 बातें कौन कौन सी थी देखिए। नंबर 1 पहली बात जोड़ी गई, सरकार को कर की अदायगी न की जाए। नंबर 2 दूसरी बात जोड़ी गई, विदेशी व्यापार का परित्याग किया जाए। और तीसरी जो बात जोड़ी गई, हाथ की कताई व बुनाई को प्रोत्साहित किया जाए। अब इस अधिवेशन में ये 3 बातें जोड़ दी गई और गांधी जी ने इस अधिवेशन में क्या कहा सुनिए। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि यदि संभव हो तो स्वराज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्राप्त किया जाए। अभी भी वो नहीं चाहते थे कि अलग से स्वराज्य हो, भी जहाँ तक संभव हो, यदि संभव हो तो स्वराज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्राप्त किया जाए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसको ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सब थे किसके, इस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी जी के। अब देखिए, अब ये प्रस्ताव पास हो चुका है, यानी असहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने पूरे मतलब सारे देश का दौरा किया, लोगों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और गांधी जी का जादू भी चला। गांधी जी का ऐसा जादू चला कि हजारों लोग गांधी जी के साथ हो गए। लोगों ने अपनी सरकारी उपाधियां, सबसे बड़ी बात थी सरकारी उपाधियां, लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी। वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया और विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज छोड़ दिए। इस हेतु कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं खोली गई। देखिए, गांधी जी ने चर्चा की थी कि यहाँ भी आप इनके कॉलेजों का बहिष्कार करें, अंग्रेजों के, और खुद की विद्यापीठ खोलें। तो इसके अंतर्गत काफ़ी विद्यापीठ खोली गई है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंतर्गत गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल विद्यापीठ, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, दिल्ली का जामिया मिलिया इत्यादि, ये सारी विद्यापीठ इसके अंतर्गत खोली गई थी। और साथ में आपको बता दें, आपको एक पिक दिखाते हैं। पहले ये पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये किसकी पिक है आप देखो। ये पिक है जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज ने उन वकीलों के गुजारे के लिए 1 लाख रुपये दिया जिन्होंने अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन में भाग लिया था। और अब हम बात करें, ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये ड्यूक ऑफ कनॉट की है और ये आया था 1919 के सुधारों के अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। जब ड्यूक ऑफ कनॉट 1919 के सुधारों का उद्घाटन करने आया तो हड़तालों से उसका स्वागत किया गया। विदेशी कपड़ों की जगह जगह होलियाँ जलाई गई और हजारों चरखे चालू किए गए। और महात्मा गांधी जी ने ये उपाधि है कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। अब इसके बाद में दिनांक थी 17 नवंबर 1921। तो 17 नवंबर 1921 को ये है प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई आए थे और कुछ वफादार लोगों ने उनका स्वागत करना चाहा, इसलिए वहाँ झगड़ा भी हो जाता है और दोनों तरफ से हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो इन हिंसात्मक साधनों का कड़ी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि भी हम इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में हिंसा पसंद नहीं की जाएगी, अहिंसा का मार्ग ही अपनाया जाना चाहिए। तो एक तरीके से कड़ी आलोचना की थी जिन लोगों ने झगड़ा किया उनकी। अब देखिए, दिनांक है दिसंबर के अंदर की 1921 दिसंबर की बात है और ये अधिवेशन हो रहा है अहमदाबाद। कब? दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें आंदोलन को अधिक तेज़ करने का डिसीजन लिया गया कि आंदोलन को और अधिक तेज़ किया जाए और इस संबंध में सारे अधिकार एक तरीके से गांधी जी को सौंप दिए गए कि भी हाँ भी आंदोलन को और तीव्र किया जाए। और फरवरी 1922 की बात है, फरवरी 1922 की बात है। महात्मा गांधी जी ने, ये जो व्यक्ति है, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, वाइसराय लॉर्ड रीडिंग, इस व्यक्ति को एक पत्र लिखा और कहा कि यदि 1 सप्ताह में सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो कर न देने का आंदोलन चलाया जाएगा, यानी कोई भी टैक्स आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसको पत्र लिखने के कुछ दिन बाद ही, बात है 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जगह है, 5 फरवरी 1922 जगह है
गोरखपुर वर्तमान में आपने सुना होगा काफ़ी बार नाम, यूपी में पड़ता है गोरखपुर। और इसमें एक जगह थी, गोरखपुर ज़िला है ये, इसमें जगह थी चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसात्मक आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। मतलब जो लोग अहिंसा के रूप में आंदोलन कर रहे थे, मतलब कोई काम, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इस जगह चौरी चौरा नामक स्थान पर अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था और पुलिस वालों ने क्या कर दी, फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी। अब इन्होंने अगर गोलियां चला दी तो जाहिर सी बात है, अब भीड़ पर आप इस तरह से गोलियां चलाओगे तो भीड़ तो उग्र होगी। तो हुआ भी यही कि जैसे ही उनकी गोलियां ख़त्म हुई, मतलब जो पुलिस वाले गोलियां चला रहे थे, गोलियां ख़त्म हुई तो वो भागकर थाने में जाके छुप गए। थाने में जाके छुप जाते हैं ये लोग, ये नहीं पुलिस अधिकारी जो अंग्रेज़ों के हैं। और उत्तेजित भीड़ ने एक तरीके से इस थाने को क्या किया, इस थाने को घेर कर आग लगा दी। और इसके अंदर जितने भी, मतलब एक तो सब इंस्पेक्टर था, एक तो सब इंस्पेक्टर पुलिस वाला था और 21 पुलिस के सिपाही थे, और जो भी थाना था ये जलकर राख हो गए। मतलब ये एक तरीके से घटना घटित हुई। कहाँ घटना घटित हुई, ये जो जगह है चौरी चौरा नामक जगह, जो गोरखपुर ज़िले और यूपी में पड़ती है, यहाँ पर एक तरीके से ये थाना जला दिया। सब इंस्पेक्टर और 21 पुलिसकर्मी एक तरीके से जलकर, भवन के साथ ही जलकर राख हो गए। अब गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, और जब भी गांधी जी ने इस बात को सुना तो हुआ क्या, गांधी जी ने तुरंत आंदोलन को स्थगित कर दिया। यानी गांधी जी ने कहा हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। अब होता क्या, देखिए, अचानक आंदोलन स्थगित हुआ, इतना शीर्ष पर आंदोलन पहुंच चुका था, अचानक आंदोलन स्थगित होता है, और स्थगित होगा तो जाहिर सी बात है जो इसके सपोर्टर थे उनको ये बात तो प्रॉब्लम देगी। और होता भी यही है। अचानक आंदोलन स्थगित होने के कारण अनेक नेताओं ने गांधी जी की तीव्र आलोचना की। जो एक तरीके से गांधी जी हीरो बने हुए थे, तो वहीं उल्टा हो जाता है, तीव्र आलोचना होती है और कुछ समय के लिए गांधी जी अलोकप्रिय हो जाते हैं। लोगों में मतलब उनकी प्रियता घट जाती है और गांधी जी अलोकप्रिय हो जाते हैं। और इस स्थिति का लाभ अंग्रेज भी उठाते हैं। और दिनांक है 10 मार्च 1922। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 10 मार्च 1922 को इस असहयोग आंदोलन के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और राजद्रोह फैलाने के अपराध में उन्हें 6 वर्ष सादी कैद की सज़ा देती हैं। लेकिन 3 फरवरी 1924 बीमारी के कारण गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। अब ये आंदोलन इस तरह से समाप्त हो चुका है। मतलब जो ये आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, वो समाप्त हो चुका है। अब हम बात जो करेंगे असहयोग आंदोलन की असफलता के बारे में, बात करेंगे। अब गांधी जी की जैसे ही गिरफ्तारी हुई तो आंदोलन तो स्वतः समाप्त होना ही था। डॉक्टर एम.एस. जैन ने क्या कहा है, एम.एस. जैन के अनुसार गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित किए जाने का अभिप्राय उसकी असफलता स्वीकार करना था। वस्तुतः यह आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं रहा। इसका कारण आंदोलन में कुछ कमियां थी, जो डिफेक्ट थे वो क्या क्या थे, कमियां बता रहे हैं इसकी भी। असहयोग आंदोलन की असफलता के पीछे रीज़न क्या था, पहला रीज़न ये था 1920-21 में होने वाले विधानमंडलों के चुनाव का बहिष्कार किया गया। कांग्रेसी सदस्यों ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया, किंतु वफादार व नरम दल के लोगों को निर्वाचन में भाग लेने से नहीं रोका जा सका। फलस्वरूप वफादार व उदारवादी चुनाव जीत गई और कांग्रेसी नेता विधानमंडलों में नहीं जा सके। अतः विधानमंडलों के बहिष्कार से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिला। तो देखिए सीधी सी बात है, पहला रीज़न ये हुआ कि कुछ लोग तो चुनाव के लिए रोक लिए गए, लेकिन कुछ लोग नहीं रुके। और कौन से नहीं रुके, जो अंग्रेज़ों के वफादार थे और नरम दल के लोग थे, उनको नहीं रोक सके और वो चुनाव जीत जाते हैं। तो एक तो असफलता का ये कारण था। दूसरा, गांधी जी ने अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया। ये नाम हमले सहयोगी जो नाराज़ हो जाते हैं, जिनसे परामर्श नहीं लिया गया, इन्होंने परामर्श नहीं लिया किस से। नंबर 1, इन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास से कोई परामर्श नहीं लिया कि आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय से कोई परामर्श नहीं लिया। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, इनसे कोई इन्होंने चर्चा नहीं की। इसके अलावा
लाला लाजपत राय, आपको दिखाते हैं ये पिक में, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, यानी उस वक्त के जो कदावर नेता थे, इनसे किसी से डिस्कशन नहीं किया कि यार ये आंदोलन ख़त्म कर रहे हैं, तो अचानक बिना राय से आंदोलन ख़त्म कर दिया। और ये सारे नेता उस वक्त कहाँ थे, जेल भरो आंदोलन यानी जेल के अंदर थे, और जेल में रहते हुए मतलब ये आंदोलन स्थगित होने के कार्य की आलोचना की। वस्तुतः आंदोलन उस समय समाप्त किया गया जब सफलता के निकट था, मतलब बिल्कुल शीर्ष पर पहुंच चुका था ये आंदोलन। और यह सही है कि आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक नहीं रहा, किंतु हिंसा के लिए केवल आंदोलनकारी ही उत्तरदायी नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने शांतिपूर्वक सत्याग्रहों पर अमानवीय अत्याचार किए, अतः आंदोलनकारियों का हिंसात्मक होना स्वाभाविक ही था। अब देखिए, ये बात तो आप भी समझ गए होंगे कि निहत्थे लोगों पर आप अगर हथियार उठाएंगे तो सामने से लोग जो हैं कब तक मार खाएंगे। तो थोड़ा बहुत हिंसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। गांधी जी को ये आंदोलन रद्द नहीं करना चाहिए था। आई थिंक ये सही था। चलो आगे देखते हैं। यदि आंदोलन कुछ दिन और चलता अगर, तो अंग्रेज़ सरकार को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ता, लेकिन बिल्कुल चरम पर पहुंचने के बाद ये आंदोलन समाप्त होने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ये हम इस आंदोलन की असफलता की बातें कर रहे हैं। नंबर 3, गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने की, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ एक आती है, धार्मिक प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी ने अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का, जितने भी मुसलमान थे, खिलाफत आंदोलन आपको पता होगा, गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत का प्रश्न भी अपना प्रश्न बना लिया था। और खिलाफत का प्रश्न मुसलमानों का धार्मिक प्रश्न था। ध्यान रखिएगा, धार्मिक और राष्ट्रीय दो अलग अलग भावनाएं साथ में नहीं जुड़ सकती। धार्मिक प्रश्न था, ये ऐसा प्रश्न था जिसमें स्वयं तुर्की, आपको पता था खिलाफत आंदोलन पिछले वीडियो में बढ़ाया था कि कैसे तुर्की जो खलीफा की वजह से आंदोलन हुआ था, तुर्की मुसलमान खुद रुचि नहीं रखते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रश्नों का गौण माना जाता है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्तियां राष्ट्रीय आंदोलन की को संकीर्णता की ओर ले जाकर सदैव राष्ट्रीय आंदोलन को क्षति पहुंचाती है। तो ये एक बड़ी गलती थी कि आपने धार्मिक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश की, तो ये आंदोलन असफल हो गया है। चौथा बड़ा कारण, मुसलमानों ने आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को समझा ही नहीं था। अतः अचानक आंदोलन समाप्त करने पर मुसलमानों ने यह प्रचार करना आरंभ कर दिया कि गांधी जी ने अपने स्वार्थों के लिए मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। इससे देश में उत्तेजना फैल गई और सांप्रदायिक दंगे आरंभ हो गए। और पांचवां बड़ा रीज़न था, अंग्रेज़ का दमन चक्र इतना तेज़ था कि उसके द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाएं सहन करना कठिन था। अतः तीव्र दमन चक्कर के घेरे में आंदोलन का गतिशील रहना असंभव था। तो ये कुछ बड़े कारण थे जिससे ये आंदोलन को क्या कहा जाएगा, असफल आंदोलन कहा जाएगा। लेकिन इसके कुछ महत्व भी हैं, आपको महत्व भी बताते हैं कि असहयोग आंदोलन के कई महत्व भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि इसको पूर्णतः आप बिल्कुल किनारे पर छोड़ने की भी, या इस आंदोलन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा क्या क्या है देखिए। तो इस आंदोलन के लिए फ़ायदे की बात अगर हम करें, देखो यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, किंतु आंदोलन को निसफल कहना भी अनुचित होगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका असाधारण महत्व है। इसकी विभिन्न सफलताओं का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया मोड़ प्रदान किया। लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई तथा स्वराज्य की मांग प्रबल हुई। इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिससे पूरा देश इकट्ठा एक साथ आ सकता था। ये पहली घटना थी जब देश क्या हो गया था, इकट्ठा हो गया था, चारों ओर एक ही भावना, राष्ट्रीय भावना जागृत हुई थी। प्रथम बार कांग्रेस ने सविनय, दूसरे पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, प्रथम बार कांग्रेस ने सविनय प्रार्थना पत्र की नीति का परित्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर ली। अतः प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने तथा देश के प्रति बलिदान देने की भावना जागृत हुई। इससे पूर्व कांग्रेस का आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था, अब कांग्रेस का आंदोलन आम जनता में प्रवेश कर गया था। मतलब दूसरी बड़ी उपलब्धता ये थी, जो कांग्रेस एक तरीके से ढुलमुल रही चलती थी, अब सीधी टक्कर ले रही है किससे, अंग्रेजों से। 3 नंबर पॉइंट, इससे पूर्व जनता सरकार की आलोचना करने से डरती थी, किंतु अब जनता निर्भीक हो गई थी। अब जेल जाना देशभक्ति का चिन्ह समझा जाने लगा। स्वराज्य शब्द बच्चे की जुबान से सुनाई देने लगा। ये तीसरा बड़ा रीज़न है कि कभी जनता बोलती नहीं थी, आज वो बोल रही थी, जेल में जा रही थी और स्वराज्य शब्द जो है बच्चे की जुबान पर था, तो बच्चे की जुबान पर था। नंबर पॉइंट 4 पढ़ते हैं, और क्या इसका फ़ायदा मिला, महत्व क्या मिला। महात्मा गांधी ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का जो हथियार
हाथ में लिया, उसका अंग्रेज सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। शांत सत्याग्रहों पर गोली चलाना अथवा लाठियां बरसाना घृणित समझा जाने लगा। इससे सरकार के विरुद्ध जनमत प्रबल हो गया। वस्तुतः अहिंसात्मक सत्याग्रह के हथियार ने सरकार के दमन चक्र को कुंठित कर दिया। अतः भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण हथियार साबित हुआ। देखिए, अगर आप इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं कि आप अहिंसा के मार्ग पर हैं, तो सामने वाला कब तक हिंसा करेगा। तो इसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी मिला, ऐसी बात नहीं कि इसका प्रॉफिट हमें नहीं मिला हो। और 5 नंबर, इस आंदोलन का क्या और महत्व क्या रहा। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अनेक रचनात्मक कार्य किए, जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रीय विभाग, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई थी, चरखा चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी माल को अपनाना आदि। विदेशी माल का बहिष्कार से आर्थिक शोषण की नीति रुकावट पैदा। देखिए, ये मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। विदेशी माल के बहिष्कार से आर्थिक शोषण की नीति में रुकावट पैदा हो गई। राष्ट्रीय विद्यापीठों से देशभक्त निकलने लगे और स्वदेशी माल को अपनाने से हजारों बेरोजगार जुलाहों को काम मिल गया। तो ऐसे अनेक फ़ायदे भी मिले थे। और लास्ट में हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में है, ध्यान से सुनिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की सफलताओं को उल्लेख करते हुए कहा था कि 1921 के वर्ष ने देश को निसंदेह एक सुव्यवस्थित पार्टी संगठन प्रदान किया। इससे पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और वह भी मुख्य रूप से बातचीत करने वाली संस्था थी। और महात्मा गांधी जी ने एक तरीके से इसे नया विधान दिया और देशव्यापी विधान बन गया वह। उन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन में इसे परिवर्तित कर दिया और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक जैसे नारे लगाए जाने लगे, यानी राष्ट्रीयता की भावना सभी लोगों में उत्पन्न हुई और एक जैसी नीति और एक जैसी विचारधाराएं हर जगह दिखाई देने लगी। अंग्रेजी भाषा का महत्व जाता रहा और कांग्रेस ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। खादी सभी कांग्रेसियों की नियमित पोशाक बन गई। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम पूर्णतया इस आंदोलन को असफल कहें, यह भी सही नहीं होगा। तो जो असहयोग आंदोलन था उसके हमें कई फ़ायदे भी मिले। हाँ, देखा जाएगा तो असहयोग आंदोलन को असफल ही बोला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका हमें प्रॉफिट भी मिला। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस आज की वीडियो में जो पढ़ा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919-1947 तक, इसकी क्लास 3 की वीडियो पढ़ी है। इसमें आज हमने पढ़ा है असहयोग आंदोलन और उसकी प्रगति को, उसकी असफलता के कारणों को, उसके महत्व को, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हमने पढ़ा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।